दोस्तों 18 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज, तालिबान वाउ टू ऑनर वुमेन्स राइट बट विद इस्लामिक लॉ। तालिबान स्पोक्स पर्सन ने रिसेंटली बोला है कि भाई देखिए, हम वुमेन्स राइट को रिस्पेक्ट करेंगे और उन लोगों से बदला नहीं लेंगे जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने यूएस का साथ दिया, नाटो पावर्स का साथ दिया तालिबान के अगेंस्ट में, तो हम उससे बदला लेंगे। कुल मिला के अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है, खासकर काबुल शहर की जो पॉपुलेशन है, वो काफ़ी डरी हुई है। इनफैक्ट पूरे अफगानिस्तान की पॉपुलेशन ही पूरी काफ़ी डरी हुई है। वर्ल्ड पावर्स भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देने की बात कर रहे हैं कि भाई दें कि ना दें तालिबान को। तो यहाँ पे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, अभी जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं, ये शैडोई फिगर रहे हैं बहुत सालों के लिए। इनका ये बोलना है कि तालिबान अब कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और अपनी खुद की आवाम को भी कि आप चिंता मत करिए, हमारा रूल वैसा ब्रूटल नहीं होगा जैसा 1990s में था। हम वुमेन राइट्स को ऑनर करेंगे, लेकिन इस्लामिक लॉ के अंदर। अब यहाँ पे किस प्रकार से इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। प्राइवेट मीडिया को बोला गया है कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, बट जर्नलिस्ट को ये बोला गया है कि आप नेशनल वैल्यूज के अगेंस्ट बात नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में कोई डेमोक्रेटिक सरकार भी हो, वो भी कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट को और मीडिया के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करती है, चूंकि मीडिया अपोज करता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, तालिबान के अगेंस्ट अगर बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट या मीडिया बोलेंगे तो तालिबान उनको रोकेगा। बाकी इवेंट्स की कवरेज में जो कि तालिबान की पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड नहीं है, अभी तक तो ऐसा बोला गया है कि इंटरफेयर नहीं करेगा तालिबान। तो अब देखते हैं क्या निकल के आता है। एकदम से गिर गया यहाँ पे, आप कह सकते हो, अफगानिस्तान की डिफेंस फोर्सेस। यहाँ पे तालिबान अपने आप को मॉडरेट दिखाने की कोशिश कर रहा है। कल भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्या तालिबान का स्टैंस मॉडरेट हो रहा है। पहले तो देखिए, जब तालिबान का 1996 वाला लॉ आया था तब म्यूजिक बैन था, किसी भी प्रकार का इंटरटेनमेंट बैन था। अब तो क्या है कि अफगानिस्तान में सबके पास स्मार्टफोन है। इनफैक्ट जो तालिबान फाइटर्स लड़ रहे हैं ना वहाँ पे, उनके हाथों में भी स्मार्टफोन है। वो भी व्हाट्सएप पे वीडियोस वगैरह देखते हैं, चीज़ें आपस में शेयर करते हैं। तो ओवरऑल स्मार्टफोन रेवोल्यूशन, मीडिया, म्यूजिक, इन सबको पूरी तरीके से बंद कर पाना आज के आईटी के ज़माने में इम्पॉसिबल है। इसलिए तालिबान को अपनी यहाँ पे अप्रोच बदलनी ही पड़ेगी। और तालिबान के कल्चरल कमीशन के एक मेंबर हैं इमानुल्लाह समनगानी। इनका ये भी बोलना है कि इन्होंने वुमेन को बोला है कि आप गवर्नमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि वुमेन कौन से फील्ड में गवर्नमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। क्या गवर्नमेंट पुलिस ज्वाइन कर सकती हैं? क्या आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं? चलो एक बार को आर्मी में तो बहुत सी कंट्रीज में भी अभी भी वुमेन ने ज्वाइन नहीं किया, बट जर्नलिज्म, लॉ, ठीक है, आपका पुलिस, ये सब तो ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे वुमेन नॉर्मल कैपेसिटी में बाकी देशों में काम कर रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान और जैसे इस्लामिक देश क्यों ही ना हो। तो तालिबान में किस हद तक इस्लामिक व्यूज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वुमेन को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ये सब तब पता चलेगा जब तक वो अपना कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं ड्रॉ करता। अब इनका फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे आएगा, क्या आएगा, ये देखना बाकी है। वैसे बहुत सारी इंटरनेशनल एड, डेवलपमेंटल एड अफगानिस्तान में बंद कर दी गई। जर्मनी ने 250 मिलियन यूरोस जो भेजने थे, $294 मिलियन 2021 के, वो अभी के लिए नहीं भेजे। आगे कौन की कंट्री की तरफ से जाएगी हेल्प, कौन किसी कंट्री से नहीं जाएगी, ये देखने वाली बात है। वुमेन और लोग वहां के काफी डरे हुए हैं और लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं तालिबानी लीडर्स। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। देखिए, आई विल एनकरेज यू टू पुश द ज्वाइन बटन। प्लीज पुश द ज्वाइन बटन सो दैट इट कैन हेल्प मी रिमेन सस्टेनेबल। सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वीडियोस का रेफरेंस दे सकते हैं। डेली एडिटोरियल भी डेली के बेसिस पे देख लिया करिए, काफी मदद करता है। प्लस harshitdeodi.com पे डेली बेसिस पे इस आर्टिकल का जो जिस्ट है, आप कह सकते हो जो मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल हैं वो अपडेट हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ भी अपडेट कर दूंगा, और चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम का, आपका ज्वाइन बटन का, इंस्टाग्राम का, सबका लिंक नीचे है। फिर बात करते हैं गोरखास नॉट टू बी टैग्ड एज फॉरेनर्स। आसाम सरकार के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ने रिसेंटली नोटिफिकेशन इशू किया है अपनी स्टेट पुलिस को ये बोलते हुए कि भाई आप गोरखास के अगेंस्ट फॉरेनर ट्राइब्यूनल वाले केसेस को ड्रॉप कर दो, अभी के लिए मत चलाओ। फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 के अंदर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाए गए और इन फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के सामने लगभग 2500 गोरखा के केसेस पेंडिंग है। अब सबसे पहले आप समझिए, गोरखा कम्युनिटी के बारे में जानिए। तो आपको पता होना चाहिए, गोरखा नेपाली लोग, भाषा बोलने वाले लोग हैं। इनका ओरिजिन नेपाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना भाई। तो अगर आप नेपाल में जाओगे तो वहां पे भी बहुत बड़ी गोरखा कम्युनिटी है। इनफैक्ट इंडिया में जो गोरखाज आए हैं वो भी आपके नेपाल से ही आए हैं।
गॉट इट। अब जब इंडिया में गुरखा आए, इंडिया आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, तो बाद में सरकार के गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू ये बोला गया कि वो जो नेपाल से गुरखास इंडिया में आए थे ना, वो इंडिया के गुरखा हैं। लेकिन अब आप पॉइंट समझो, ये गुरखा नेपाल से इंडिया आए क्यों थे? आपको पता है कि बड़ी जबरदस्त फाइटिंग कम्युनिटी है गुरखा। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस में 5 लाख, आप कह सकते हो कि 5 लाख, तो आप कह सकते हो कि आसाम में, मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी आर्मी में बहुत सारे गुरखास को रिक्रूट किया था। अभी के लिए 2011 सेंसस के हिसाब से आसाम में 5 लाख गुरखास है। अब इतने सारे गुरखास जब नेपाल से इंडिया आए ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व करने के लिए, तो फिर इंडिया में ही रह गए। उन्होंने यहाँ पे शादी कर ली या अपनी फैमिलीज को नेपाल से यहाँ पे ले आए, यहाँ पे सेटल हो गए। अब वो इंडिया से ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, नेपाल से उतना एसोसिएट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पुश्तें आपकी इंडिया में रह रही हैं। तो वो गोरखा कम्युनिटी के हैं, बट वो हैं इंडियन। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आसाम में 5 लाख गोरखा हैं। आसाम में जब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स कराया गया 31 अगस्त 2019 को, जब उसकी रिपोर्ट आई, तो 22,000 गोरखास को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में ये लिखा हुआ है कि आप इंडिया के हैं या आप इंडिया के नहीं हैं। मतलब आसाम की बात की जाए तो आसाम के आप लोकल रेजिडेंट हैं या नहीं है। अब जिसका नाम नहीं है वो आसाम को लोकल रेजिडेंट नहीं है। तो अब अगर 22,000 गोरखास का नाम इस लिस्ट में नहीं है, मतलब अब इन 22,000 गोरखास की जो रिक्वेस्ट है वो फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, और फॉरेनर ट्राइब्यूनल इस बात को डिसाइड करेगा कि ये गोरखा इंडिया रहेंगे या नेपाल वापस जाएंगे। और अगर फॉरेनर ट्राइब्यूनल बोल देता है कि ये नेपाल के हैं, इंडिया के नहीं है, तो फिर नेपाल के साथ एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू होगी इनको वापस भेजने के लिए। लेकिन अब बात समझिए, इन गुरखास को अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और कुछ और प्रूफ दिखाने पड़ेंगे कि भाई हम भारत के नागरिक हैं, तब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल उस बात पर डिसीजन लेगा। आसाम की सरकार ये बोल रही है कि भाई गोरखा के खिलाफ जितने भी केसेस चल रहे हैं फॉरेनर ट्राइब्यूनल में हम उसको ड्रॉप कर देंगे। ये जो गुरखा कम्युनिटी है, अगर आप इसकी बात करो तो आज़ादी के बाद एक गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है ये गोरखास ऑफ इंडिया है, नॉट गोरखास ऑफ नेपाल, और इनको इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है। आसाम के रिस्पेक्ट में पंगा तब आ जाता है, एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। अब ये जो इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है 1950 की, इस ट्रीटी में ऐसा बोला गया कि भाई देखिए, नेपाल की तरफ के लोग इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया की तरफ लोग नेपाल में जा सकते हैं, दोनों एक दूसरी जगह पे जाके शादी कर सकते हैं, वहां पे जाके काम कर सकते हैं, वहां पे जाके प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। तो जो लोगों की मोबिलिटी है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल वो बहुत ज्यादा है। अब इतनी ज्यादा मोबिलिटी के चलते अक्सर कर नेपाल से बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आते हैं, जो कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, वो यहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे गुरखास हैं जो कि बहुत बाद में इस ट्रीटी का फायदा उठा के इंडिया के अंदर आए और वो इंडिया के अंदर आके सेटल हो गए हैं, वो एक्चुअली में भारत के नागरिक नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप डिसेंडेंट हैं उन आर्म फोर्सेस के मेंबर्स के जो कि ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते थे, तो आप नो डाउट इंडिया के सिटीजन हो। लेकिन अब इस बात को कैसे पता करोगे कि आप आजादी के बाद एज नेपाली नागरिक तो इंडिया में आके सेटल हुए, या फिर आप पहले से इंडिया में थे, या फिर आपके पिताजी या फिर परदादा इंडिया में थे या नहीं थे, या नेपाल से आए हैं? तो इस बात को डिसाइड करना मुश्किल है। यही सब चीजें करने की कोशिश कर रहा था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। जब आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हुआ तो क्या पता कर रहे थे कि आसाम के इंडिजीनियस लोग कितने हैं। तो उसमें यह बोला गया कि भाई 22,000 जो गुरखाज आसाम में सेटल्ड हैं वो आसाम के नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स में इसका केस रेफर किया जाएगा और देखा जाएगा, एक चॉइस दी जाएगी इनको प्रूव करने के लिए कि ये इंडियन नागरिक है कि नहीं है। लगभग 2,500 गुरखास के केसेस आसाम के अंदर 100 फॉरेनर ट्राइब्यूनल में चल रहे हैं। तो रिसेंटली ये जो आसाम की सरकार है इसने यही बोला है हिमंत बिस्व शर्मा के अंदर कि भाई देखिए, गुरखा कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट जो भी केसेस फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग है उनको ड्रॉप करो, गुरखास को हम इंडिया की सिटीजनशिप देंगे, उनकी सिटीजनशिप के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल नहीं है। ये डिसीजन आसाम की स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट ने लिया है 4 अगस्त को। तो आई होप आपको पूरा मुद्दा ठीक तरीके समझ में आ गया हो। जनरल स्टडीज पेपर 1 पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सपोर्टर्स टू गेट ड्यूटी रिलीफ एज पार्ट ऑफ RODTEP स्कीम। देखिए, एक नई स्कीम आई है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम, RODTEP स्कीम। इस स्कीम का अनाउंसमेंट पहले ही हो गया था। इस स्कीम के अंदर एक्सपोर्टर्स को किस रेट और नॉर्म के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा इसका अनाउंसमेंट अब किया गया। ठीक है, इससे पहले कौन सी स्कीम थी? तो एक स्कीम थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम
मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम और एक थी सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, MEIS और SEIS। तो ये जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम थी और ये जो सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम थी, इसके खिलाफ कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। एक्चुअली में यूएसए ने इंडिया को घसीटा है WTO में। यूएसए ने बोला कि इंडिया गलत तरीके से MEIS और SEIS का बेनिफिट देके अपने एक्सपोर्टर्स को डिस्प्रोपोर्शनली तरीके से मदद कर रहा है। 2019-20 में ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है WTO का, वहां पे यूएस के कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक पिटीशन फाइल की और बोला कि इंडिया की कुछ एक्सपोर्ट जो बेनिफिट स्कीम्स हैं वो WTO के SCM एग्रीमेंट को वायलेट करती हैं, मतलब सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स को वायलेट करती हैं। मतलब ये बोलना था कि इंडिया का ये जो MEIS और SEIS स्कीम है ये डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से एक्सपोर्टर्स को मदद कर रही हैं। और केवल ये स्कीमें नहीं, बहुत सारी स्कीम्स के ऊपर यहाँ पे सवाल उठाया गया था इंडिया की एक्सपोर्ट इंसेंटिव वाली, जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, फिर सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, ठीक है ना, SEIS और MEIS, फिर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम, एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम है, फिर एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्कीम है, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम है, EPCG स्कीम, एक्सपोर्ट के लिए काफी फेमस है ये। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का तो आपने नाम सुना ही होगा, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स फॉर एक्सपोर्टर्स स्कीम। तो इन सब स्कीमों के ऊपर यूएस ने WTO में इंडिया को घसीटा है और ये बोला है कि भैया देखिए, इन स्कीम से गलत तरीके से, अनकॉम्पिटिटिव तरीके से इंडिया अपने एक्सपोर्टर्स को फायदा देता है और अपने गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है, ये गलत है। तो WTO के नॉर्म्स वॉलेट ना हो, इसलिए पुरानी ये जो MEIS स्कीम थी और कुछ और रीजंस भी, कुछ और टेक्निकल फॉल्ट्स थे इन स्कीमों में, इसलिए अब इन MEIS और SEIS स्कीम को खत्म कर दिया था पिछले साल 2020 में ही, और 2021 में नई स्कीम लाई गई RODTEP स्कीम। ठीक है भाई, RODTEP स्कीम MEIS से किस प्रकार से अलग है? तो देखिए, भारत सरकार का टारगेट क्या है? भारत सरकार का टारगेट है कि कोई भी सामान अगर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है तो इंडिया में लगने वाला कोई भी टैक्स उसके ऊपर लागू ना हो। तो अगर आपने किसी एक्सपोर्टेड सामान के ऊपर GST दिया है, सरकार आपको GST वापस कर देगा। किसी भी प्रकार का टैक्स आपने किसी भी एक्सपोर्टेड सामान के ऊपर दिया है इंडिया में, तो उस टैक्स आपको सरकार वापस कर देगा। यही लॉजिक है आपका RODTEP स्कीम का। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आप इंडिया से मान लो शर्टें एक्सपोर्ट करते हो, अब उन शर्टों में GST लगेगा, मान लो 18%। तो अगर 18% GST लगा है, तो अगर आपने 18% सरकार को भर दिया है, आपका 18% वापस हो जाएगा अगर आप सरकार को प्रूव कर देते हो कि आपने ये सामान एक्सपोर्ट कर दिया है। और RODTEP का क्या मतलब है कि अलग अलग कम्युनिटीज के लिए यहाँ पे रेंज तय की जाएगी। ये रेंज 0.5 से लेके 4.3% के बीच में होगी, और इस रेंज से ऐसा बोला जा रहा है कि किसी भी प्रकार के टैक्सेस कवर कर लिए जाएंगे। तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज के एक्सपोर्ट पे किसी ग्राम पंचायत ने लोकल लेवल पे भी अगर टैक्स लिया होगा ना, देखिए कैसे लिया होगा। किसी एक गांव में एक प्रोड्यूस बना, वो गांव से आपका ब्लॉक पहुंचा, ब्लॉक से आपका शहर पहुंचा, शहर से आपका पोर्ट पहुंचा, पोर्ट से वो एक्सपोर्ट हो गया। तो गांव के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, शहरों के लेवल पे, हो सकता है लोकल लेवल पे जो लोकल लेवल बॉडीज हैं वो भी कुछ टैक्सेस इंपोज करें, राज्य की सरकार कुछ टैक्सेस इंपोज करें, GST तो इंपोज होता ही है। किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स अगर इंपोज हुआ है, अगर वो सामान फाइनली इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है, तो सरकार का लॉजिक है कि एक्सपोर्टेड सामान के ऊपर कोई भी डोमेस्टिक टैक्स नहीं लगेगा। इसीलिए यहाँ पे स्कीम में फ्रेट ऑन बोर्ड को असाइन करते हो। अब आप बोलोगे फ्रेट ऑन बोर्ड का क्या लॉजिक है? तो क्या होता है दोस्तों, जब आप शिपिंग बिल देखोगे ना एक्सपोर्ट का, तो उसमें दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है FOB वैल्यू जिसको आप बोलते हो फ्रेट ऑन बोर्ड, एक होती है इनवॉइस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप शर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो शर्ट का दाम है मान लो 200 रुपए, लेकिन इस शर्ट को एक्सपोर्ट में आपने उसकी पैकिंग की, फिर लॉजिस्टिक चार्जेस लगे, फिर इंश्योरेंस चार्जेस लगे, फिर सेलिंग चार्जेस लगे। तो उन सारे चार्जेस को अगर आप मेन उसके बनाने वाली वैल्यू में मिला दोगे तो फाइनल इनवॉइस वैल्यू बनेगी। तो सिर्फ जो शर्ट की वैल्यू होगी उसको आप फ्रेट ऑन बोर्ड बोलोगे। उसके ऊपर लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस पैकिंग वगैरह के हैं, उसको एक्स्ट्रा जोड़ के आप फाइनल वैल्यू पहुंचोगे इनवॉइस वैल्यू। तो FOB वैल्यू या तो इनवॉइस वैल्यू के बराबर होगी या फिर इनवॉइस वैल्यू से कम होगी। खैर ये कॉमर्स का लॉजिक है, यहाँ पे मैं आपको उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। आप बस ये समझिए, फ्रेट ऑन बोर्ड को बेस मानते हुए 0.5 से 4.3% का बेनिफिट दिया जाएगा इस RODTEP स्कीम के अंदर। तो अगर शर्ट की बेसिक फ्रेट ऑन बोर्ड 200 रुपए, फ्रेट ऑन बोर्ड मतलब उस शर्ट की कीमत 200 रुपए, उसके ऊपर कितना पैकिंग चार्ज आया, कितना इंश्योरेंस आया, कितना लॉजिक आया, इन सब चीजों के ऊपर कोई इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव केवल FOB वैल्यू के ऊपर।
तो एफओबी वैल्यू के ऊपर एक प्रॉपर कोड तय किया जाएगा, उस कोड में जितना परसेंटेज भी उस पर्टिकुलर कमोडिटी को एलोकेटेड है उस हिसाब से सरकार आपको आरओडीटी ईपी इंसेंटिव दे देगी, एक्सपोर्टर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। 2021-22 में लगभग 12,454 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन हुआ है पैसों का, जो कि कवर करता है 75% ऑफ द ट्रेडेड आइटम्स एंड 65% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। एक और बात मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टील फार्मा केमिकल्स। स्टील फार्मा केमिकल्स के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया की ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो इस पे आरओडीटीईपी स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे आरओडीटीईपी के टैरिफ्स रिलीज हो गए। टैरिफ मतलब कि इन टैरिफ के हिसाब से अगर आप कोई पर्टिकुलर कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हो तो जो भी उसके करस्पॉन्डिंग रिबेट होगी, मान लो 3% रिबेट है, तो उस एफओबी का 3% एक्सपोर्टर के अकाउंट में सरकार वापस कर देगी, क्योंकि सरकार को लगता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में उस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर का इतना % टैक्स लगा होगा, तो ये टैक्स वापस कर रही है सरकार। जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। अगर नहीं समझ आई हो फिर से सुनो, समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे बात की जा रही है ओडिशा प्लान्स ओडिसी टू वाइल्ड कैटल आइलैंड। देखिए क्या है, हीराकुड डैम बना और हीराकुड डैम के पीछे हीराकुड रिजर्वायर बना। अब इतना बड़ा है हीराकुड रिजर्वायर, अगर आप देखोगे तो 55 किलोमीटर लंबा ये हीराकुड रिजर्वायर है। एक पूरी की पूरी लेक है जिसमें पानी जमा है, ठीक है ना भाई। और आप कह सकते हो कि महानदी नदी पे बना हुआ है हीराकुड डैम, ये भी याद रखिएगा। तो डैम मतलब एक ऐसा एंड पॉइंट जहां पे आपने पानी को ब्लॉक कर दिया, और उस एंड पॉइंट के आगे पानी कितना रिलीज करना है कितना नहीं रिलीज करना है, वो डैम जिसके कंट्रोल में होगा वो डिसाइड करेगा। संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर ये हीराकुड डैम बना है, लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड का, और उसके पीछे हीराकुड रिजर्वायर है 55 किलोमीटर लंबा। समझ के बात को। अब जब ये हीराकुड डैम बना था तब यहाँ पे 18,000 फैमिलीज डिस्प्लेस की गई थी, ये ऑफिशियल फिगर है। हालांकि गोपीनाथ माझी जो कि हीराकुड विस्थापित संघर्ष समिति के मेंबर है, इनका ये बोलना है कि 26,000 से ज्यादा फैमिलीज यहाँ पे डिस्प्लेस हुई थी। 73,923 हेक्टेयर का इलाका इस डैम की कंस्ट्रक्शन में डूब गया था। अब हुआ ये कि भाई जब इस डैम के लिए जगह खाली कराई गई, लोगों को खाली कर दिया गया, तो लोग अपना कैटल, अपनी भेड़ बकरियां गाय भैंस लेके नहीं जा पाए। तो पानी जैसे जैसे भरना शुरू हुआ, ये भेड़ बकरियां गाय भैंसे भागने लगी। और एक ऐसा इलाका था जहां पे आप कह सकते हो कि हीराकुड रिजर्वायर के अंदर पूरा पानी नहीं भरा, उस इलाके का नाम था आपका तेलिया पंचायत। तेलिया पंचायत में एक एलिवेटेड प्लेस था जिसका नाम था भुजा पहत। तो भुजा पहत पे सारी कैटल चली गई। देखिए ये पूरा हीराकुड रिजर्वायर है, लोग सब बाहर निकल गए, पानी इधर से आ रहा है, पानी इधर से आ रहा है, यहाँ पे जो कैटल है उनको दिख रहा है, तो कैटल भागने लगेंगी। तो पानी इधर आएगा, इधर जो कैटल होंगी वो बेचारी डूब जाएंगी। लेकिन मान लो यहाँ पे एक एलिवेटेड पोर्शन है और यहाँ पे जो कैटल है वो इस एलिवेटेड पोर्शन की तरफ भागेगी और इस एलिवेटेशन पोर्शन पे चढ़ जाएगी, यहाँ पे पानी नहीं पहुंचेगा, वो कैटल बच जाएगी। बाकी कैटल जो दूसरी तरफ भागी होंगी वो मर जाएंगी, ठीक है। जो एक एलिवेटेड आइलैंड की तरफ भागी, वहां पानी नहीं पहुंचा, वो बच गई। एक ऐसा ही आइलैंड है कैटल आइलैंड। तो हीराकुड रिजर्वायर पे कैटल आइलैंड है, यहाँ बहुत सारी कैटल पाई जाती हैं, बहुत सारी भेड़ बकरियां गाय भैंसे पाई जाती हैं। आइसोलेटेड पॉकेट है लेकिन कैटल यहाँ पे बहुत सारी, इसलिए आपको कैटल आइलैंड बोलते हो। इसके चारों तरफ बहुत सा वाटर है। ऐसे दो और आइलैंड है, ये एक आइलैंड ओडिसी हो गया, एक आप कह सकते हो हीराकुड क्रूज इको टूरिज्म हो गया। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि आइलैंड ओडिसी और हीराकुद क्रूज, ये क्या है, ये दो इको टूरिज्म पैकेज है। तो जितने भी आइलैंड है आपके ओवरऑल हीराकुड रिजर्वायर के अंदर, जिसमें हमने देखा एक है कैटल आइलैंड और उसके साथ दो और आइलैंड है, यहाँ पे ओडिशा फॉरेस्ट और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट दो इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। इनिशिएटिव का नाम है आइलैंड ओडिसी और हीराकुड क्रूज इको टूरिज्म पैकेजेस, और इनके चलते इन आइलैंड्स पे कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस के बाद टूरिज्म शुरू किया जाएगा। समझ गए। तो महानदी के रास्ते में जो हीराकुड डैम खड़ा है, इसके पीछे जो इतना लंबा रिजर्वायर है 55 किलोमीटर का, इसके 3 आइलैंड पे 2 इको टूरिज्म के पैकेजेस शुरू कर रही है ओडिशा की सरकार, जिसका नाम है आइलैंड ओडिसी और हीराकुड क्रूज इको टूरिज्म पैकेज, ठीक है। ये पर्टिकुलर न्यूज है, जनरल स्टडीज पेपर 3 और 2 में आपको काम आएगी। नेक्स्ट, इंडिया में जो नंबर ऑफ पेटेंट ग्रांटेड है पिछले 7 सालों में, वो 572 बढ़ गए हैं।
इंडिया की एक नेशनल आईपीआर पॉलिसी है जिसका टारगेट है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। इस पॉलिसी के चलते इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इकोसिस्टम को रिच करने की कोशिश की गई है। क्या है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इकोसिस्टम? मान लो आपने कोई एक नई टेक्नोलॉजी या कोई नई खोज इजाद की और उस खोज के आधार पे आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जो कि बिल्कुल न्यू है और बिल्कुल यूनिक है और उससे ह्यूमैनिटी को फायदा है, तो इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराना पड़ेगा। मतलब आपको सरकार को आके बताना पड़ेगा कि देखिए मैंने ये टेक्नोलॉजी फाइंड की और इस टेक्नोलॉजी से ये फायदा है, तो इसको आप मेरे नाम पे पेटेंट करो ताकि इससे बने हुए प्रोडक्ट्स को मैं आगे मार्केट में बेच के पैसा कमा सकूं। तो सरकार के सामने आप पेटेंट फाइल करोगे और सरकार उस पेटेंट को अप्रूवल देगा, तब जाके आपको उस पर्टिकुलर चीज को बेचने का सोलो राइट मिलेगा। तो यहाँ पे जब पेटेंट की ऑनलाइन फाइलिंग होती है तो 10% रिबेट दिया सरकार ने, ठीक है। स्टार्टअप और स्मॉल एंटिटीज के लिए 80% का फी कंसेशन दिया। अच्छा, पेटेंट और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ साइंटिफिक इनोवेशन करो। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे चैनल का नाम है अर्शित द्विवेदी एजुकेशन, तो मैं अगर अपने इस नाम को ट्रेडमार्क में रजिस्टर कर दूं तो फिर इस नाम से कोई दूसरा बिजनेस नहीं चला सकता। तो आप अपने बिजनेस के नाम तक को का ट्रेडमार्क ले सकते हो, समझ गए? तो आप कोई बिजनेस चला रहे हो, आपने कोई नया साइंटिफिक इनोवेशन किया, आप इस चीज का पेटेंट और ट्रेडमार्क ले सकते हो और उसके बाद फिर वो उस बिजनेस की ब्रांड आपकी होगी, आप उसके हिसाब से काम करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल गोदरेज, आप गोदरेज का नाम लेके आप और मैं कोई बिजनेस नहीं चला सकते क्योंकि दैट नेम इज ऑलरेडी ट्रेडमार्क्ड इन सम अदर एंटरप्राइज, समझ गए? फिर ये जो ऑनलाइन पेटेंट की फाइलिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग होती है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन होते हैं, तो इन सब चीजों के थ्रू हुआ क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अपना पेटेंट या ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं उनके लिए चीजें काफी आसान हो गई, चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। और इसके चलते आप देखोगे कि 2013-14 में टोटल नंबर ऑफ पेटेंट्स ग्रांट हुए थे 4227 और 2020-21 में टोटल नंबर ऑफ पेटेंट्स ग्रांट हुए हैं 28,391। 572% का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 7 सालों में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आगे बढ़ाने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यहाँ पे ट्विन आइडियाज ऑफ ग्रोथ बोला गया है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और आइडिया, टेक्नोलॉजी और आइडिया ये ट्विन इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं और इनको बढ़ाने के लिए आईपीआर का एक मेजर रोल है। क्योंकि आईपीआर जब आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कंपनी को ग्रांट करते हो तो आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इंसेंटिव दे रहे हो इनोवेशन करने का। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने कोई इनोवेटिव काम किया है और उस इनोवेटिव काम का उसको फल मिलना चाहिए, तो उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के सोल राइट्स मिलते हैं आईपीआर के लॉ के अंदर। फिर कुछ और चीजें भी हुई हैं। पेटेंट ग्रांट करने का जो टाइम है वो कम हुआ है, तो दिसंबर 2016 तक पेटेंट एग्जामिनेशन का जो टाइम था 72 मंथ। सोचिए 6 साल तो पेटेंट एग्जामिनेशन में ही लग जाते थे, अब 1 से 2 साल हो गया है दिसंबर 2020 तक पेटेंट। अब देखिए पेटेंट एग्जामिनेशन का क्या मतलब है। मान लो मैंने ये बोला कि भाई मैंने दवाई का ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक है ना, मैंने ये पर्टिकुलर पौधा देखा और उससे मैंने दवाई का ये फॉर्मूला बनाया है। तो ये जो पेटेंट इंस्पेक्टर्स हैं ये पूरी दुनिया में और इंडिया में जा जाके देखेंगे कि आपने किसी आइडिया को कॉपी तो नहीं किया है, कहीं इस प्रकार का आइडिया लोकल लेवल पे यूज तो नहीं हो रहा है। और जब आपका आइडिया यूनिक पाया जाएगा तभी आपको पेटेंट मिलेगा। तो ये नहीं है कि आपने किसी और का आइडिया चेपा और यहाँ पे जाकर रजिस्टर करा लिया, नहीं, ये आप नहीं कर सकते। 4 सालों में पिछले 2016 से लेकर 2020, इनफैक्ट 5 बोल लीजिए, 14.2 लाख ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हुए हैं इंडिया में इन पिछले 4-5 सालों में, और उससे पहले के 75 सालों में केवल 11 लाख ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इंडिया का जो आईपीआर इकोसिस्टम है इंप्रूव हो रहा है। और इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2015-16 में ये थी 81st, 2020 में आ गई 48 पे। तो हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी ऊपर की तरफ आ रहे हैं हमारा आईपीआर रिजाइम के स्ट्रांग होने के चलते। अब हर साल नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड भी दिए जाते हैं। कौन देता है? CGPD-TM, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर काम करता है। तो जो टॉप अचीवर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, एंटरप्राइजेस हैं, पुलिस यूनिट्स हैं जो आईपी क्रिएशन, कॉमर्शलाइजेशन और इन्फोर्समेंट में काम करते हैं, इनको इनके क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए इनाम दिया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 और 2 में न्यूज आपको काम आएगी। वृक्षारोपण अभियान के बारे में बात करते हैं। देखिए कोल मिनिस्ट्री वृक्षारोपण अभियान, वृक्षारोपण मतलब वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना। तो 2021 का ये जो वृक्षारोपण अभियान है 19 अगस्त 2021 से लॉन्च किया जाएगा एंड इट इज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। पता है ना आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 75वीं वर्षगांठ हमारी आजादी की, इसलिए अमृत महोत्सव के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे साल में लॉन्च किए जाएंगे। अब ये पर्टिकुलर
वृक्षारोपण अभियान कोल मिनिस्ट्री चला रही है। क्यों? कोल सेक्टर में माइनिंग होती है कोल की, उसके चलते एनवायरमेंट का बहुत नुकसान होता है। तो उस माइनिंग को एनवायरमेंटल सस्टेनेबल करने के लिए बहुत सारे पेड़ लगाने का ये इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया गया। इस अभियान के चलते सोसाइटी को भी सेंसिटाइज किया जाएगा, कॉमन लोगों को भी सेंसिटाइज किया जाएगा कि अपने आसपास के इलाके में एफॉरेस्टेशन करिए, पेड़ लगाइए। प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने भी ये टारगेट बनाया है कि 2385 करोड़ का इलाका गो ग्रीनिंग ड्राइव के अंदर आएगा, और इस गो ग्रीनिंग ड्राइव के चलते इन इलाकों में पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है ना भाई? 300 प्लांटेशन साइट्स को कनेक्ट किया जाएगा इस अभियान के दौरान। कोल फील्ड्स के आसपास के इलाकों में, हाईवेज में पैसे का इस्तेमाल करके गाँव माँव में आपके पेड़ लगाए जाएंगे मिशन मोड पे। ये टारगेट है इस वृक्षारोपण अभियान का। फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो इंडिया में टोटल 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट है, विच इज 21.67% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इंडिया ने 3,976 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट जोड़ा है 2017 से लेकर 2019 के बीच में। 3 प्रकार के फॉरेस्ट है, एक डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस, एक मॉडरेटली डेंस, एक ओपन। वेरी डेंस में कैनोपी डेंसिटी 70% से ज्यादा, मॉडरेटली डेंस में कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% और ओपन फॉरेस्ट में कैनोपी डेंसिटी 10 से 40%। कैनोपी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? हम मान लो फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, इसकी पेड़ की ऐसे कैनोपी है, तो उस फॉरेस्ट का कितने परसेंट लैंड ये पेड़ की कैनोपी अपने नीचे कवर कर रही है, इस परसेंटेज के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि फॉरेस्ट कितना डेंस है। तो जहां पे फॉरेस्ट के 70% से ज्यादा लैंड को ओवरऑल कैनोपी कवर कर लेती है वो वेरी डेंस है, जहां पे 40 से 70% लैंड कवर करती है वो मॉडरेटली डेंस है, जहां पे 10 से 40% करती है वो ओपन फॉरेस्ट है। हमारे यहाँ पे 5 स्टेट्स, मध्य प्रदेश में 77,482 स्क्वायर किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में ये, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। जीएस पेपर 2-3 में आपको न्यूज आपको काम आएगी। फिर यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर साहब ने अनाउंसमेंट किया है कि 2024 तक 6 लाख और विलेजेस को इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला प्रोग्राम किस प्रोग्राम के अंदर चलाया जा रहा है? भारत नेट प्रोग्राम के अंदर। तो भारत नेट प्रोग्राम के अंदर 2024 तक 6 लाख और विलेजेस को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अगर आप देखो तो अभी के लिए 2.8 लाख विलेजेस हैं जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, और गवर्नमेंट काम कर रही है विद एन एम टू प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटी फॉर ईच हाउस होल्ड एंड प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेट विद अ लो कॉस्ट डिवाइस फॉर एवरी मेंबर। अभी के लिए देखिए एक डिजिटल विलेज प्रोग्राम भी सरकार ने चलाया था, जिसके चलते एक डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको डिजिटल विलेज बनाया जाएगा, अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसे अब तक 5,000 डिजिटल विलेजेस ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, और भारत नेट प्रोग्राम के अंदर 2024 तक 6 लाख और विलेजेस को भारत नेट प्रोग्राम के अंदर NOFN के साथ जोड़ने की बात की जा रही है। ये भारत नेट इनिशिएटिव है क्या? गवर्नमेंट ओन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको चलाया है फॉर एस्टैब्लिशमेंट, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। फ्लैगशिप मिशन है BBNL यानी कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम क्या है? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बनाना। तो भाई ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच सके, ओवरऑल ये टारगेट है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर आरबीआई ने एक नया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लॉन्च किया है। इस अप्रैल 2021 में जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आई थी आरबीआई की, उसमें नया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लॉन्च किया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? तो भाई फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस कितना है अलग अलग इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के पास। तो इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को क्या समय पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मिल जाती हैं? फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज मतलब इंश्योरेंस की सुविधा, लोन की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा, शेयर मार्केट, मनी मार्केट में जाके चीजें कर पाना, ये सब आराम से अगर बैंक्स और इंडिविजुअल्स कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल इंक्लूसिव सोसाइटी है। कितनी फाइनेंशियल इंक्लूसिव सोसाइटी है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पता करेगा। इसका कोई बेस ईयर तय नहीं किया गया है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम फाइनेंशियल इंक्लूजन कितनी तेजी से इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, इसको यहाँ पे पता किया जाएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स होगा जिसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल और पेंशन सेक्टर सारे के सारे यहाँ पे कवर होंगे। 0 से 100 के बीच में इसको मापा जाएगा। 0 मतलब पूरा फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, कुछ है ही नहीं सोसाइटी में, और 100 मतलब फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ठीक है भाई, 3 पैरामीटर्स पे चीजों को नापा जाएगा। एक्सेस, अवेलेबिलिटी एंड यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी एक प्रॉब्लम है। 3 ब्रॉड फैक्टर्स हैं, आप कह सकते हो टोटल 97 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें यूजेज एंड क्वालिटी, एक्सेस और अवेलेबिलिटी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हर साल जुलाई में ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लॉन्च किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज आपको काम आएगी। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, जब आपने इसमें बेस ईयर तय नहीं किया ना, तो आप कंपैरेटिवली यहाँ पे चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। देखिए जीडीपी कितनी बढ़ी कितनी घटी, इसके लिए हमने कंपैरिजन के लिए एक बेस ईयर बना रखा है। जब आपने कंपैरिजन का कोई पैमाना ही नहीं बनाया तो आप फिर कैसे पता करोगे कि एक इंडेक्स में चीज अच्छी हुई या बुरी हुई? ठीक है ना। तो ओवरऑल इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी यह है कि एक प्रॉपर बेस ईयर यहां पे तय किया जाए, कुछ ऐसे पैरामीटर्स तय किया जाए जिनके आधार पर यह एसेस किया जाए इंडिपेंडेंटली कि हाँ भाई चीजें अच्छी हो रही हैं बुरी हो रही हैं। जब कोई पैमाना ही नहीं है तो फिर आप तोड़ मरोड़ की चीजों को अच्छा दिखा ही सकते हो। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। और फाइनल न्यूज छोटी सी, नए प्रेसिडेंट बन गए जाम्बिया के हकाइंडे हिचिलेमा। इन्होंने अपोजिशन के जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे एडगार लुंडो, इनको हटा दिया है। 1 मिलियन से ज्यादा वोट से हटाया है। ओवरऑल अब हकाइंडे हिचिलेमा बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया। जाम्बिया की लोकेशन देख लीजिए, राजधानी है लुसाका, नॉर्थ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दिख रहा है, इधर तंजानिया, इस तरफ आपका मोजाम्बिक, ये एक्चुअली मलावी कंट्री है, मलावी के इस तरफ मोजाम्बिक है, तो मलावी ईस्ट में आता है, साउथ में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, छोटी सी बाउंड्री बोट्सवाना के साथ, नामीबिया के साथ, और अंगोला वेस्ट में। तो अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, फिर आपका मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, बोट्सवाना के साथ तो बिल्कुल टच सा कर रहा है, और अंगोला। तो ये थी आज की न्यूज़ दोस्तों। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 के रिस्पेक्ट में ये रेलिवेंट थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।